नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू ले रहे हैं। अगर आप जीआईबी का एग्जाम दे रहे हैं या सीआईबी का एग्जाम दे रहे हैं या प्रमोशन की प्री प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं डिजिटल बैंकिंग एमसीक्यू ऑन डिजिटल बैंकिंग पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस स्टैंड फॉर, आईएमपीएस की फुल फॉर्म पूछी है इसमें। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल मनी पेमेंट सर्विस इज द रॉन्ग आंसर। इंडियन मोबाइल पेमेंट सर्विस इज द रॉन्ग आंसर। इंटीग्रेटेड मनी प्रोसेसिंग सिस्टम इज द रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? आईएमपीएस स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब आईएमपीएस के बारे में बता देता हूं। आईएमपीएस से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करते हैं। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? इसको इंट्रोड्यूस किया एनपीसीआई ने। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएमपीएस से हम 24/7 फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल फोन से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एटीएम से भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो आईएमपीएस का यहाँ फुल फॉर्म पूछा है। मैंने आईएमपीएस के बारे में आपको काफी डिटेल दे दी है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर मैनेज्ड बाय। यूपीआई ट्रांजेक्शन को कौन मैनेज करता है? देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, नीति आयोग नहीं करता। अब सवाल है आरबीआई मैनेज करता है या एनपीसीआई मैनेज करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका एनपीसीआई। हालांकि एनपीसीआई भी आरबीआई की ही एक सब्सिडरी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका एनपीसीआई। पहले यूपीआई की फुल फॉर्म समझ लें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब देखो, इसको मैनेज करता है कौन? एनपीसीआई। एनपीसीआई कौन है? ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जितने भी ऑपरेट होते हैं उनके लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कौन है? एनपीसीआई। अब जो यूपीआई है उसको 2008 में डेवलप किया गया था। 2008 में डेवलप किया गया था किसके द्वारा? आरबीआई और आईबीए के द्वारा। 2008 में इसको डेवलप किया गया था और इसको लॉन्च किया गया 2016 में। 2016 में एनपीसीआई चूंकि एस्टेब्लिश हो गया था तो लॉन्च किया इसको एनपीसीआई ने। इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, आरबीआई गलत आंसर है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है एनपीसीआई, क्योंकि एनपीसीआई ने ही इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसमें इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, हम क्यूआर कोड से या मोबाइल नंबर से ट्रांजैक्शन करते हैं। P2P भी कर सकते हैं, पीयर टू पीयर, और पीयर टू मर्चेंट भी, P2M भी कर सकते हैं। यूपीआई का फायदा क्या है? फास्ट है। दूसरा फायदा क्या है? सिक्योर है। तीसरा फायदा क्या है? 24/7 अवेलेबल है, 365 डेज अवेलेबल है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को कौन मैनेज करता है? आरबीआई, सॉरी एनपीसीआई। यूपीआई को किसने इंट्रोड्यूस किया या किसने एस्टेब्लिश किया? तो एस्टेब्लिश किया आरबीआई और आईबीए ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया। तो ये हो गया मेरा यूपीआई के बारे में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। What is the main objective of टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन डिजिटल बैंकिंग? देखो, डिजिटल बैंकिंग में आप देखते होंगे हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे फोकस करते हैं। क्यों? ताकि सिक्योर रहे, कोई भी पेमेंट जो है ना उसको अनऑथराइज एक्सेस से रोका जा सके। इसलिए हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। जैसे माना कोई ट्रांजेक्शन के लिए पिन डाला या पासवर्ड डाला, तो ये तो हो गया वन फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर क्या हो गया? इसका ओटीपी आया। किस पे? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या रजिस्टर्ड मेल पे ओटीपी आएगा। तो इसको कहते हैं हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? फास्टर ट्रांजैक्शन नहीं, रिड्यूस सर्वर लोड नहीं, इंप्रूव यूजर इंटरफेस नहीं, एनहेंस सिक्योरिटी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पर्पज है सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। जितना ज्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शन होगा उतना ही लोगों के मन में डर नहीं रहेगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पे हमारा पैसा चला जाएगा या डिजिटल ट्रांजैक्शन सेफ नहीं है। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन डिजिटल बैंकिंग? मेन ऑब्जेक्टिव इज एनहेंस सिक्योरिटी। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following digital banking service enables automated recurring payment? Automated recurring payment, देखो आरटीजीएस में नहीं होता है, आईएमपीएस पे अभी बात कर चुके, नहीं होता है, एनईएफटी में नहीं होता है। रिकरिंग पेमेंट जो है ऑटोमेटेड होता है यूपीआई ऑटो पे से। अब यूपीआई कौन सा हो सकता है? गूगल भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है, पेटीएम भी हो सकता है, भीम भी हो सकता है। और कौन से ट्रांजेक्शन? जैसे समझो आपको ओटीटी सब्सक्रिप्शन पे करना है या कोई यूटिलिटी बिल पे करना है। समझो आपका लाइट का बिल है, ठीक है। लाइट का बिल आपका हर महीने आता है, उसका अमाउंट कभी 2000 हो सकता है और कभी उसका अमाउंट जो है 5000 हो सकता है। करेक्ट है ना? तो जब आप यूपीआई ऑटो पे में डाल दोगे, जब आप पेमेंट करते हो ना, तो वो पूछता है डू यू वांट टू मेक इट बाय ऑटो पे। तो ऑटो पे में जब आप करोगे, यस कर दोगे अगर उसको, तो नेक्स्ट टाइम जब भी पेमेंट आएगा वो ऑटो पेमेंट कर देगा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड की माना सिप है, तो सिप का भी अगर पेमेंट करना है
तो वो इससे ऑटो पे से हो जाएगा। या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है या लोन की ईएमआई पे करनी है तो जिस डेट को ड्यू डेट होगी उसको ये ऑटो पे कर देगा। तो ये यूपीआई ऑटो पे के द्वारा होता है, इंश्योर ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, फोन पे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, भीम से भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? यूपीआई ऑटो पे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इन डिजिटल बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर तो आ गया आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस गलत है, एडवांस ई पेमेंट सॉफ्टवेयर गलत है, आधार इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग सिस्टम ये भी गलत है। तो ये तो हो गई एईपीएस की फुल फॉर्म के बारे में। अब एईपीएस बेसिकली है क्या है? देखो, ये बैंक द्वारा लीड किया हुआ एक सिस्टम है, बैंक लेड सिस्टम है। ठीक है, और इसको डेवलप किया है, इसको भी डेवलप किया है एनपीसीआई ने, जो कि सब्सिडरी है किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब इसका फायदा क्या है? अब इससे कस्टमर बेसिक ट्रांजैक्शंस कर सकता है एईपीएस में। कैसे? एक तो उसके पास आधार होना चाहिए, दूसरा उसको थंब इंप्रेशन लगाना होता है। कहां पे? जब वो बीसी के पास में जाता है ना, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के पास जाता है तो उसके पास एक माइक्रो एटीएम होता है, छोटी मशीन होती है, उस पर अंगूठा लगवाएगा, उसका जो भी कस्टमर ट्रांजैक्शन करने आया उसका अंगूठा लगवाएगा और आधार नंबर लेगा। तो ये ऑथेंटिकेशन हो गया उससे। अब वो क्या कर सकता है इस ऑथेंटिकेशन से? बैलेंस इंक्वायरी करना चाहे तो कर सकता है, कैश विड्रॉ करना चाहे तो कर सकता है, कैश डिपॉजिट करना चाहे तो कर सकता है, मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो निकाल सकता है। ये सारे काम एईपीएस से हो सकते हैं। तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये बैंक लेड मॉडल है जो एनपीसीआई ने डेवलप किया है, और इससे बीसीज के थ्रू, माइक्रो एटीएम जो यूज करते हैं बीसीज, उनके थ्रू बेसिक ट्रांजेक्शंस कस्टमर कर सकता है। तो करेक्ट आंसर आ गया एईपीएस का फुल फॉर्म क्या? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड इन डिजिटल बैंकिंग टू डेकोरेट डॉक्यूमेंट। भाई डॉक्यूमेंट डेकोरेट करने के लिए सिग्नेचर नहीं करते। प्रोवाइड ए फिजिकल स्टैम्प बिल्कुल गलत है। एनक्रिप्ट पासवर्ड ये भी गलत है। ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी एंड एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी? जो सेंडर है, जो डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है डॉक्यूमेंट पे, उसकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? एंश्योर डाटा इंटीग्रिटी। जो भी मैसेज या डॉक्यूमेंट जा रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को एंश्योर करता है। ये काम है डिजिटल सिग्नेचर का। अब डिजिटल सिग्नेचर कहाँ कहाँ यूज किया? देखो, एक तो डिजिटल सिग्नेचर में फायदा ये है, डिजिटल सिग्नेचर जब भी हम करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे तो उसमें कंफर्मेशन जाता है कि डेटा जो भी हम भेज रहे हैं वो अल्टर किया हुआ नहीं है। दूसरा, सेंडर जो है डाटा का वो उसकी जेन्युइनिटी कंफर्म करता है कि ये जेन्युइन है, जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी डेटा सेंडर भेज रहा है वो जेन्युइन है, ये कंफर्म करता है। अब इसका यूज कहाँ होता है? लोन डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो डिजिटली साइन कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता है तो डिजिटली साइन कर सकते हैं। ई स्टेटमेंट में साइन जो आता है, ई स्टेटमेंट आप देखते होंगे ना, बैंक का जो स्टेटमेंट आता है, ई स्टेटमेंट पे साइन आता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप देखते हैं, कंपनियों के नोटिफिकेशंस आते हैं, उन पे भी जो साइन आता है वो डिजिटल साइन आता है। तो ये जो है ऑथेंटिकेट करता है आइडेंटिटी को, सेंडर की आइडेंटिटी को, और इंश्योर करता है कि डाटा जो है इंटीग्रेट है, यानी डाटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड इन डिजिटल बैंकिंग टू ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी एंड इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी, यानी डाटा या डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को भी ये इंश्योर करता है। और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क एसोसिएटेड? देखो, रिस्क एसोसिएटेड विद डिजिटल बैंकिंग। जब भी हम डिजिटल बैंकिंग करते हैं तो उसमें किस तरह की रिस्क है? इंक्रीज ब्रांच विजिट बढ़ जाती है? नहीं। मैनुअल एरर इन रिकॉर्ड कीपिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है। कैश हैंडलिंग इशू, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट बढ़ जाती है। साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल बैंकिंग में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कोई साइबर अटैक नहीं हो जाए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर, या जो भी हम यूज कर रहे हैं, माना नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं, उसमें किस तरह की रिस्क है उसके बारे में है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद डिजिटल बैंकिंग? ये रिस्क है आपकी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में क्या आता है? जैसे फिशिंग अटैक हो गया, आपको मेल भेज दिया एक, या फोन कॉल करके किसी ने आपका डेटा चुरा लिया, या वेबसाइट पे कुछ गलत जानकारी दे दी आपको, तो इसको कहते हैं फिशिंग अटैक। ऐसे ही हैकिंग होती है, अकाउंट को हैक कर लिया, या मालवेयर या रैंसमवेयर के थ्रू किसी तरह की रिस्क क्रिएट कर दी, डाटा ब्रीच कर दिया, या आइडेंटिटी को चुरा लिया। ये सारी रिस्कें जो डिजिटल बैंकिंग में होती हैं। और डिजिटल बैंकिंग चूंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां डाटा का ट्रांसमिशन होता है, तो बैंक को ये इंश्योर करना होता है कस्टमर को
कि कस्टमर का डेटा उनके पास बैंक के पास में सेफ है, सिक्योर है, और कोई भी अनऑथराइज एक्सेस इस पे हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता बैंक में जो डेटा है। कई बार कस्टमर को डर रहता है ना कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, किसी ने मेरा पासवर्ड चुरा लिया या किसी ने हैक कर लिया मेरे अकाउंट को, फ्रॉड कर लिया, तो मेरा डेटा चला जाएगा, मेरा पैसा निकल जाएगा अकाउंट से। तो ये रिस्क हमेशा एसोसिएटेड होती है किसके साथ में, डिजिटल बैंकिंग के साथ में। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा डिजिटल बैंकिंग के साथ में एसोसिएटेड रहती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिजिटल बैंकिंग। ये रिस्क है आपकी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो चलिए हमने देखिए 7 क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया IMPS के बारे में, दूसरा क्वेश्चन किया UPI ट्रांजेक्शन के बारे में, तीसरा क्वेश्चन किया हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में, चौथा क्वेश्चन हमने किया UPI ऑटो पे के बारे में, पांचवा क्वेश्चन हमने किया आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में, छठा क्वेश्चन हमने डिजिटल सिग्नेचर पे किया है, और सातवां लास्ट क्वेश्चन किया है डिजिटल बैंकिंग में किस तरह की रिस्क होती है, और ये होती है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम इसी तरह के वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, आपकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए, आपका GIB एग्जाम पास कराने के लिए, आपका CIB एग्जाम पास कराने के लिए, आपको प्री प्रमोशन में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल से अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको समय समय पर नया जो वीडियो हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ में, इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।